नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौड़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस को लेकर पूरे प्रदेश में इस समय विषम परिस्थितियां उभर कर सामने आ रही है। ऐसे में सरकार और संगठन किस तरह से गतिविधियां कर रहे हैं और किस तरह के रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी ने। कोरोना वायरस को लेकर लगातार जंग जारी है और इस जंग में हर व्यक्ति अपनी अपनी भागीदारी दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बंशीधर भगत जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, अगर बात करें प्रदेश की, फिलहाल प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में कोरोना के जंग को लेकर। कोरोना जंग में प्रदेश ही नहीं, पूरा देश भी अच्छी स्थिति में है। जैसे पूरे विश्व का इस समय हिसाब किताब है, उसमें जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एकदम पहल की है, वो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया, लेकिन ये जमातियों ने जो बीच में बिगाड़ दिया, इसके कारण थोड़ा दृश्य बदला है। वरना इस समय तक भारत कोरोना मुक्त होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के कल कारखानों से धुआं आने लग जाता, यहाँ के स्कूल खुल जाते, यहाँ के सभी ऑफिस खुल जाते। ये कोरोना को बिगाड़ने का श्रेय पूरा यहाँ के जमातियों को है। मैं तो खुला आरोप लगाता हूँ, इन्होंने करके किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, मौजूदा समय में सरकार पूरे प्रयास कर रही है हर वर्ग को राहत देने की। अगर फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो है रबी की फसल की कटाई का सीजन है, तो ऐसे में किसान थोड़ा सा आहत लग रहा है। विपक्ष भी लगातार ये सवाल उठा रहा है सरकार पर कि किसानों को पूरी तरह से राहत नहीं दी। देखिए, जहाँ तक राहत का सवाल है, जो राशन कार्ड धारक हैं उनको सरकार ने पूरा 3 महीने का राशन दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट चावल दिया है। जो बिना कार्ड वाले हैं उनको जो संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार, जब से ये कार्यक्रम चला है तब से अब तक, मोदी किचन के नाम से पका हुआ राशन दे रहे हैं और वैसे किट बनाकर सब जगह दे रहे हैं। और मुझे कहीं से रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि कोई भूख से परेशान है। किसानों को लेकर कहीं ना कहीं अभी सवाल उठ रहे हैं। किसानों का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। किसानों की फसल पकी हुई है। एक केवल इतना थोड़ा है उधम सिंह नगर इत्यादि क्षेत्रों में कि वो लेबर बरेली जिले में रहती है, तो वहाँ से आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी है, लोग काट रहे हैं, कंबाइन भी अब चल गई हैं, तो चल रहा है काम। कहीं दिक्कत होगी कोई कहेगा तो उसको भी हम सुनेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ओलावृष्टि से भी नुकसान हुए हैं, कुछ फसलें खड़ी हुई हैं, मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, कट नहीं रही है, तो ऐसे में मुआवजे का ऐलान किसानों के लिए होना चाहिए। देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन कभी विपक्ष ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से कभी कोई बात नहीं की। मैंने कल भी एक बयान जारी किया। श्रीमती इंदिरा हृदयेश ने कहा कि मैंने कहा, मुख्यमंत्री ने तब पहाड़ के लोगों को हल्द्वानी से भेजा। पहाड़ के लोग जो हल्द्वानी में क्वारंटाइन हुए थे, बाहर से आए थे, उनके 14 दिन पूरे हो गए थे, टेस्ट हो गया था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, मुख्य सचिव से भी और स्वास्थ्य सचिव से भी बात की। एक बार नहीं, 2 बार बात की। उसके कारण से उन्होंने आदेश दिया। जैसे ही उनको पता लगा आदेश हो गया है, तो उन्होंने कहा मैंने कहा। और आज उन्होंने अब एक बयान और सुना, मैंने दिया है, जो हल्द्वानी में छपा है, कि मैंने कहा कि राशन की दिक्कत हो रही है, अब तो राशन बंटने लगा। ये इससे बड़ा कोरा झूठ क्या हो सकता है कि कई दिनों से राशन बंट रहा है और उनको ये खबर ही नहीं। तो विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। जिम्मेदारी निभानी हो तो जो प्रमुख जगह है वहां पर कहे अपनी बात नहीं कही जा रही, केवल अखबारों में बयान दिए जा रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन हमने पूरी मुस्तैदी के साथ ये तय किया है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, दवा के बिना कोई परेशान नहीं होना चाहिए, किसान को फसल काटने के लिए पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रैक्टर्स इत्यादि जो कृषि संबंधी यंत्र हैं उसको आगे पीछे लाने की पूरी परमिशन है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि इस संकट की घड़ी में बहुत जबरदस्त तरीके से वो ऐसे खड़े हैं जैसे उनके परिवार पर संकट आ गया हो। और इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से इसको कहते हैं अनुशासन। बिल्कुल अनुशासन में रहकर प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और त्रिवेंद्र सिंह को सहयोग किया है, धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने डॉक्टर्स की टीम को, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स हों, पैरामेडिकल हो, कंपाउंडर हों, सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं।
जो अपना जीवन संकट में डालकर दूसरे का जीवन बचा रहे हैं। धन्यवाद करूंगा पुलिस कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, जो रात और दिन मुस्तैदी से लगे हुए हैं। धन्यवाद करूंगा मैं अपने सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग और बिजली विभाग को, जो लगातार स्थिति को कंट्रोल में रखे हुए हैं। और धन्यवाद करूंगा उन सफाई कर्मचारियों को जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी महामारी के समय में जूझकर सफाई का अभियान चला रहे हैं और स्वच्छता प्रदेश के अंदर रखी है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जहां जनता को जरूरत हो वहां खड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति हम लाएंगे। इस स्थिति में सरकार तो अपने प्रयास कर ही रही है, लगभग हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। अगर हम संगठन की बात करें तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा जा सके? जहां पर जो कमी होती है मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री से फोन पर बात करता हूं। जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उनको बताता हूं। जैसे मैंने कहा, क्वारंटाइन हुए कई लोग हल्द्वानी में 300-400 लोग थे जिनका टेस्ट भी हो गया था, उनको भेजने की बात थी, खाली वो अपने परिवार से दूर पड़े हुए थे, वो मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था करी। राशन की व्यवस्था जहां पर जरूरत होती है तुरंत कहा तो तुरंत वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी का यानी उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग पार्टी को मिल रहा है। पार्टी पूरे तौर पर समर्पित होकर सरकार के सहयोग कर रही है। दोनों के तालमेल से अच्छा काम चला हुआ है। इस समय उत्तराखंड इस सेकंड लॉकडाउन के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जिनका मानना यह है कि लॉकडाउन सेकंड के इस दौर के बाद उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश कोरोना मुक्त एक तरह से हो जाएगा। कैमरामैन विनय कैंथोला के साथ महावीर नेगी, न्यूज इंडिया, देहरादून। कोरोना वायरस की इस जंग में सरकार द्वारा सभी तबके के लोगों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। ऐसे में किसानों के हक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इसी को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष पडोला ने। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कृषि के क्षेत्र में या बागवानी उद्यान में किन किन मदों में बजट रखा गया और क्या कुछ खास रहेगा जनता के लिए? देखिए, पहली बार है कि हम लोगों ने कई नए मद की शुरुआत की है विभाग में। वैसे अगर आप देखें तो 392 करोड़ 85 लाख से ऊपर का हमारा उद्यान का बजट है और तकरीबन 2960 करोड़ 35 लाख का कृषि का बजट है। इसमें जो नए हमने हेड खोले हैं उसमें मसलन राज्य में मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, राज्य कृषि विकास योजना, जो हम कोरिगेटेड बॉक्सेस देते हैं उद्यान में किसानों को, उसके लिए मत खोला गया है। हम पहली बार इस राज्य में क्रॉप कटिंग को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, इसके लिए भी प्रोविजन किया गया है कि नया मत खोला गया है। इसके साथ IMA विलेज, मैं एक गांव हूं जो हमारी इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज, एकीकृत आदर्श कृषि गांव, उसका मत खोला गया है। तो इतने कई नए मदों के द्वारा तो इससे स्पष्ट होता है कि नए नए इनोवेटिव्स हम लोग ले रहे हैं। उसके अलावा जो जिस तरह अभी आपने देखा कि कई चीज़ों में हम लोगों ने सब्सिडी बढ़ाने का काम किया। हम एंटी हिलनेट पे हमने सब्सिडी 50 से 75% करने का काम किया। अभी जो हमारे बीज जो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं उस बीज की सब्सिडी भी हमने 50 से 75% करने का काम किया है। इसके अलावा बी बॉक्सेस पे भी हमने सब्सिडी बढ़ाने का काम किया। तो हम लगातार किसानों के हितों में, मैंने आपसे कहा कि हमने विगत वर्षों में 70 के आसपास निर्णय लिए थे, लेकिन इस वर्ष भी हमने 10-12 निर्णय और किसानों के पक्ष में लिए। तो 3 वर्षों में 80 नए प्रयास किया जाना, ये मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ किसानों के प्रति सरकार की गंभीरता दिखाता है। और अभी जिस तरह हम लोग करीबन 15 करोड़ की लागत से किसानों को मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, साबुन बांट देने का काम कर रहे हैं, जो परंपरागत कृषि विकास योजना से और नमामि गंगे योजना से जुड़े हुए किसान हैं। फिर तकरीबन 3 लाख किसानों को संक्रमण से बचाने का प्रयास भी हम लोग, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी हम समझ रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री हैं, सरकार है, पूरी तरह से कृषि को बढ़ावा देने के लिए तत्पर दिख रही है। मंत्री जी, आपातकाल जैसी स्थिति है इस वक्त इसमें राज्य में, किसानों को क्या सरकार ने कुछ चिन्हित भी किया है कि उनको अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो सरकार को सीधा, सरकार से वो अपनी बात रख सकते हैं किसी पोर्टल के माध्यम से या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से? कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो सीधा सरकार से बातचीत कर सके इन आपातकाल में? देखिए,
मोबाइल का ज़माना है, हर व्यक्ति पे मोबाइल है और सभी के नंबर किसानों के पास हैं। जहाँ तक प्रश्न है इस आपात स्थिति में, तो हम लोगों ने राज्य स्तर पर उद्यान विभाग में भी और कृषि विभाग में भी दोनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और जनपद स्तर पर भी उद्यान का और कृषि विभाग के अलग अलग हमारे कंट्रोल रूम्स हैं जिनके नंबर बाकायदा फ्लैश किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। और किसान को किसी निवेश के बारे में स्वयं के अलावा कोई कठिनाई हो और किसी से जुड़े व्यवसायियों की कोई भी समस्या हो, वो तत्काल उन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं जिससे उनकी समस्या में निराकरण किया जा सकेगा। इसके मैंने आपसे कहा कि हमने उनको तकरीबन जो भारत सरकार का भी नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी तकरीबन सभी प्रतिबंधों से हटाने का निर्णय लिया गया है। और हमने जो पर्वतीय क्षेत्र में हमारे परंपरागत बीज थे जो आज तक जिसको प्रमाणिकता भारत सरकार से नहीं मिली थी, और हम लोग लगातार बात करते थे कि इन बीजों को ये ट्रुथफुल बीज हैं और इनको प्रमाणित बीज मान लिया जाए, टीएल सीड्स को, तो मुझे खुशी है कि इसमें भी हमें सफलता मिली है। और पर्वतीय राज्यों के लिए भारत सरकार ने टीएल सीड्स को भी प्रमाणित बीज के तौर पर मान्यता दी है। अब उसमें भी ये होगा कि जो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र की फसलें हैं, मंडवा, हमारा झंगोरा, हमारा चौलाई, हमारे जो और अन्य राजमा है, आप देखे हैं कि हरसिल की राजमा और जोशीमठ की राजमा, इस तरह लाल चावल, इन सब के बीजों को प्रमाणिकता मिलने से किसान को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। आपातकाल में अब किसानों की हालत, आर्थिक हालत भी काफी गंभीर हो चली है, इस पर क्या कुछ विचार चल रहा है सरकार की ओर से, क्योंकि अब समय आगे बढ़ सकता है? देखिए, हमने इसीलिए कहा कि जैसे प्रधानमंत्री, आपसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना, इसका हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में तहसील मानक होने के कारण कई बार ऐसा होता था कि नुकसान कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा जाता था, लेकिन वो क्योंकि मानक का जो तहसील का मानक था उसका कुल 30% का नुकसान नहीं होने से उनको लाभ नहीं मिल पाता था। इसीलिए हमने पहली बार इस राज्य में क्रॉप कटिंग डाटा को आउटसोर्स करने का काम किया है और हम इस पे बहुत शीघ्र इसमें आगे बढ़ेंगे। ये इसके लिए मैंने कल ही निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसकी बिडिंग कर दी जाए और इसके बाद जब हम पे आउटसोर्स कंपनी आ जाएगी तो हम इसके जो मानक को तहसील से घटा के ग्राम पंचायत करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि किसी भी ग्राम सभा में अगर नुकसान होगा तो उस ग्राम सभा में जो इंश्योर्ड किसान है जिसने अपनी फसल का बीमा कराया हुआ उसको उसका फायदा मिल सके। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ सरकार हर तरह से सहयोग करेगी और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए आशीष बडोला, देहरादून। कोरोना वायरस ने आम जनमानस के साथ साथ कई पर्यटक स्थलों पर भी अपना गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा एक पर्यटक स्थल बुद्धा टेम्पल भी है जो राजधानी देहरादून में स्थित है। यहाँ पर भी पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में काफी अंतर आपको दिखाई देगा, जिसका जायजा लिया न्यूज़ इंडिया संवाददाता नितिन सिंह ने। कोरोना वायरस के चलते कहीं ना कहीं इसका असर लोगों की आस्था में दिख रहा है। साफ पता चलता है कि लोग जो हैं वो मंदिरों में जाना लगभग बंद हो चुका है और वहाँ पे मंदिरों में ताला लग चुका है। जैसे कि इस समय हम खड़े हैं बुद्धा टेम्पल में, तो बुद्धा टेम्पल में खड़े हैं तो जहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि ये बुद्धा टेम्पल का गेट है। यहाँ पे हमको दिखा सकते हैं गेट पूरी तरह से लॉक हो रखा है, पूरी तरह से बंद है और अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं है, चाहे कोई पुलिस वाला भी आ जाए और कोई भी आए, लेकिन अगर बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के उसको भी यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे यहाँ के आम जो लोग हैं, यहाँ पे आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा इंतजाम किया गया है, बहुत अच्छे से किया गया है। और मास्क, और जब आप एंट्री कर रहे हैं तो वहीं पे आपका सैनिटाइज भी किया जा रहा है और मास्क भी आपको प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिरों में लोगों को आने से रोका जा रहा है क्योंकि जिस तरह से वायरस का असर है, वायरस का असर काफी तेजी से बढ़ा है। उससे कहीं ना कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का जो मैसेज दिया गया है, कहीं ना कहीं आप अगर इस बात को अंदाजा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि भगवान भी एक तरह से लोगों को कह रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। वो खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात सामने जो आ रही है वो यही आ रही है कि इस समय कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो लोगों की आस्था है, जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम सी दिखाई दे रही है, क्योंकि खत्म सी लग रही है। क्योंकि इस बीमारी में लोगों को अगर बचना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ही सबसे बड़ा सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जब तक वैक्सीन नहीं बनती, लोगों को इसी जो इलाज है वो बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है। ये बुद्धा टेम्पल का यहाँ पे दूसरा गेट एक और है और दिखाना चाहूंगा पीछे बुद्धा का स्तूपा है, जो यहाँ पे लोग आते थे, यहाँ पे काफी श्रद्धा के साथ आते थे, यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचाते थे और यहाँ पे
जो दूसरा गेट है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ पे लोग भगवान के दर्शन करने आते थे, प्रार्थना करते थे। यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगा रहती थी, लोग हमेशा आया जाया करते थे, हर समय लोगों का तांता था। यहाँ पूरी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। इधर भी जो रोड खाली पड़ी है और ये जो रोड खाली, यहाँ पे हमेशा गाड़ियाँ लगी रहती थी और कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा लोग भी यहाँ आते थे। अब इसको देखा जाए तो एक बहुत अच्छा घूमने की जगह भी है। यहाँ पे एक शांति जो मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि बुद्धा टेम्पल जो है वो अपनी शांति के लिए जाना जाता है। पूरे दुनिया में बुद्धा के जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे शांति के लिए लोग जाते हैं। वह कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल और ज्यादा इसमें सन्नाटा पसरा पड़ा है। वहीं इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी हैं इधर पे, जिनसे हम जानना चाहेंगे इस समय की यहाँ की स्थिति कैसे चल रही है और किस तरह से लोगों में यहाँ पे आना जाना बंद कर दिया है और कहीं ना कहीं जो है बात जो सामने आ रही है वो इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले नाम बताइए। मैं नमस्कार, मैं सिरिंग ईशी तिब्बती कॉलोनी क्लेमेंट टाउन का लोकल टिबेटन असेंबली का वाइस चेयरमैन हूँ और ये मेरे साथी। नमस्कार सबको, नमस्कार। मैं यहाँ का तिब्बती कॉलोनी का लोकल असेंबली का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम है सिरिंग थुंडुप। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस का असर जो है पूरी दुनिया में, पूरे देश में इसमें बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, तो ऐसे कहीं ना कहीं जो मंदिर हैं, जो टेम्पल्स जितने भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं लोगों में आना जाना जो बंद कर दिया, किस तरह से एक तरह से आस्था पे चोट पड़ी है कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह हम सबको पता है, भारत देश अनेक धर्म का देश है और धर्म में बहुत सारे श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा का जो मेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो तभी रहता है जब आदमी ज़िंदा रहेगा। तो आदमी जैसे कि देश में जैसे धर्म के लिए बहुत श्रद्धा है, तो मंदिरों में देखा जाता है कि हर मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे कि सबको पता है, ये दुनिया में जो चीन से आया हुआ जो वायरस कोविड-19, इसका जो फैलने का तरीका है वो एक इंसान से दूसरे इंसान पे जिस तरह से फैलता है, उसको देखते हुए जैसे केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, वह जहाँ से निर्देश आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, लॉकडाउन का जैसे आदेश आया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ का भी यही है कि हमने सरकार के आदेश आने से पहले करीब 5 मार्च से ही ये पूरा टेम्पल क्लोज कर दिया था, ताकि क्योंकि जैसे आपने पहले बताया कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। क्योंकि पर्यटक का आना ऐसा है कि यहाँ लोकल पर्यटक ही नहीं आते, बाहर से बहुत सारे पर्यटक आते हैं। तो उसी को देखते हुए ये 5 मार्च से ही बंद कर दिया था। तो जैसे कि आपने बताया कि अभी यहाँ पर्यटक आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कोई नहीं आ रहा, तो जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग अपनी तरफ से लोगों के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा किस तरह उनको जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है कॉलोनी को, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे गेट में गाड़ी को भी सैनिटाइज किया गया। तो क्या क्या और इसके अलावा कार्य कर रहे हैं? हमारे कॉलोनी में अभी तक जब मेरे साथी ने कहा है कि 5 मार्च से हमने लॉकडाउन शुरू किया है, उसी दिन से हमने हमारे यहाँ पे 3 एंट्रियाँ होती हैं, सब पे हमने 24 आवर्स ड्यूटी कर दिया है। इस ड्यूटी में हमारे लोकल असेंबली के मेंबर, हमारे वुमेन एसोसिएशन, हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर, सब ने टोटली फुली वॉलंटियर करके यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। उसी ड्यूटी के दौरान सबके हाथ में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र हमने कर दिए हैं। जो भी बाहर से आएगा, सिर्फ जो हमारे कॉलोनी के बंदे हैं सिर्फ उसे सैनिटाइज किया जाएगा, बाकी कोई से भी बाहर से आए कोई अलाउड नहीं है। प्लस हमने यहाँ पे इतने सुबह 7 से लेकर 10 तक सिर्फ सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हमने यहाँ पे शॉपिंग के लिए जो भी सामान खरीदारी करनी है वो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे के लिए किया है, वो भी पूरी सोशल डिस्टेंस के साथ। बाकी इसके बाद टोटली हमारे पूरे कॉलोनी से कोई भी बाहर नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे कॉलोनी सब यहाँ पे बिल्कुल खाली है, सबके सब पूरी ईमानदारी से रूल फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कॉलोनी के जो नीड्स हैं, राशन हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, जब नॉर्मली कोरोना से पहले के जो हालात होते थे, यहाँ कॉलोनी के अंदर है करीब 7-8 दुकानें हैं जो दूध, सब्जी, राशन वगैरह का जो हमें जो सप्लाई रखते हैं, तो उनको जो सप्लायर होते हैं उनके लिए भी हमने ये 7 का 10 विंडो दे रखा है। तो जो पहले आते थे छोड़ने, सिर्फ वही लोग आते हैं आज भी, और उनको जब आते हैं गाड़ी हो या बाइक हो, जैसे आपको भी अभी आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे हाथ सैनिटाइजेशन होना, बाइक का सैनिटाइज होना, गाड़ी का सैनिटाइज होना, ये सब का बहुत ध्यान रखा जाता है।
तो जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि लोग यहाँ पे खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं। 7 से 10 बजे तक का विंडो खोला जा रहा है सिर्फ, जबकि देहरादून पूरे शहर में 7 से सुबह 1 बजे तक खुला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन किया। तो इस वजह से अपनी सेफ्टी का, अपने लोगों की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और एक बहुत जब मैसेज जा रहा है लोगों के लिए, ये खुद की सुरक्षा के लिए आप लोगों को खुद ही आगे चढ़ के आना पड़ेगा। कोई सरकार अगर आपके लिए सिर्फ इतना कर सकती है कि आपको जागरूक कर सकती है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, पर जब तक आप अपनी खुद की सेफ्टी का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप बीमारी से बच नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ घुसते ही सबसे पहले सेल्फ लोगों को क्वारंटाइन वो सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे देश के लिए, पूरे देहरादून के लिए, पूरे राज्य के लोगों के लिए। और एक अगर लोग इस तरह से कार्य करेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बीमारी से जल्दी लड़ने में लोगों को हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं तभी बीमारी दूर जा पाएगी। कैमरा मैन सलमान कुरैशी के साथ मैं नितिन सिंह, न्यूज इंडिया, देहरादून। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक ले, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आगे कोरोना वायरस के इस संकट की घड़ी में अब वन विभाग जंगलों में आग की घटनाओं पर किस तरह से लगाम लगाएगा, इसी की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की वन मंत्री हरक सिंह रावत से न्यूज इंडिया संवाददाता आशीष पडोला ने। चीन के वुहान शहर से फैली महामारी दुनिया को आतंकित कर रही है और उत्तराखंड में भी इसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं वन मंत्री हरक सिंह रावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। जिस तरह से अब वन अग्नि का सीजन शुरू हो चला है, गर्मी अपने चरम पर आएगी धीरे धीरे, तो ऐसे में क्या लगता है इस बार हालांकि मामले कम आएंगे, लेकिन वन विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, ये बात सही है क्योंकि इस समय लॉकडाउन के कारण एक तो शादियाँ नहीं हो रही हैं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। अक्सर जंगलों में आग लगने का बहुत बड़ा कारण शादियाँ थी, पटाखे जलते हैं, लोग पार्टियाँ करते हैं, जंगल में सैर सपाटा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनुअल ही आग लगने का सबसे बड़ा स्रोत था। तो वो तो कम होगा, लेकिन इस बार फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बागेश्वर में आग लगी और शुरू दिन 2 महिलाओं की मृत्यु हुई, 1 घायल हुए। तो इससे हमारे लिए काफ़ी एक सोचने के लिए एक विषय हमारे लिए है। हालांकि हमने फायर को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जो फायर लाइन होती है जंगलों में, जंगल और गांव के बीच में, बस्ती के बीच में, उस पर जो हरी सूखी पत्तियां पड़ती हैं उसको कंट्रोल फायर करके हम उसको जला देते हैं। तो फायर लाइन को हम बिल्कुल साफ कर लेते हैं। और इसी तरह हमने एक हेडक्वार्टर में और 41 हमने डिवीजन में कंट्रोल रूम बनाए हैं, जो बिल्कुल अभी तक केवल 6.25 हेक्टेयर ही जंगल हमारा जला है। और इसलिए इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि जंगलों में आग कम लगे, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं। नीचे फॉरेस्ट से लेकर और पीसी सब प्रमुख वन संरक्षक सबके साथ संपर्क में मैं हूं और रोज हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस समय पूरी तरह कंट्रोल में है और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो हम जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को कम से कम करने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बार उम्मीद की जाएगी कि वन अग्नि की घटनाएं नाम मात्र ही देखने को मिले। मंत्री जी, फॉरेस्टर की परीक्षा का परिणाम आना है, वन दरोगा की परीक्षा होनी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं से प्रदेश के? देखिए, फॉरेस्ट गार्ड के पद 1300 पद हमने जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिए थे, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन कमीशन ने करा लिया है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करा लिया है। उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जैसे रुड़की में पेपर लीक हुआ था, तो उसकी जांच हुई है और ये देखा जा रहा है कि उसका असर पूरे प्रदेश पर, उसका जो पेपर लीक हुआ था उसकी टाइमिंग क्या है और वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे प्रदेश में उसका लीक का नुकसान हुआ। उसको लेकर जब तक हम निर्णय लेने की स्थिति में थे तब तक ये कोरोना की वजह से हम उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाए।
और जो फॉरेस्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो इस समय चल रही है। और जैसे ही कोरोना ये महामारी लॉकडाउन समाप्त होगा तब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो नियुक्तियों की प्रक्रिया अंदर से चेन्नई पूरी करेगी। मंत्री जी, कोरोना से काफ़ी आतंकित है दुनिया, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू भी निकलकर सामने आए हैं। जो पर्यावरणविद हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, वो बता रहे हैं उनके दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं प्रकृति को एक अच्छा इजाफा हुआ है और जो कहीं ना कहीं जीव जंतु हैं जंगली, उनको भी अपना प्राकृतिक जो स्वभाव है उसमें जीने का माहौल मिल रहा है। बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि मैं रोज कहता था कि गंगा यमुना उत्तराखंड में बहुत साफ सुथरी है। ऋषिकेश तक गंगा पीने लायक है और हरिद्वार तक नहाने लायक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार में गंगा की क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। मैं कहता था हमेशा कि पोंटा साहिब तक गंगा उत्तराखंड में पीने लायक है। उस बाद हरियाणा और दिल्ली के जाकर यमुना की क्या असर है वो सबको मालूम है। लेकिन जिस तरह अभी यमुना को भी, गंगा को भी, चाहे यूपी में हो चाहे दिल्ली में हो, अगर आप देखेंगे तो गंगा साफ सुथरी हो गई है, यमुना साफ सुथरी हो गई है। दूसरा, जानवर मैं देख रहा हूँ जो पक्षी एक तरह से विलुप्त जैसे हो गए थे और नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं अभी कोटद्वार से आ रहा था, मैंने लालढांग चिल्लरखाल सड़क जिस पे बहुत बड़ा विवाद हुआ, उस सड़क पर पूरे पिछले 3 साल में एक दिन एक हिरन देखा मैंने। लेकिन जब मैं अभी आया हूँ लॉकडाउन के दौरान तो मुझे दिन में भी वहाँ उस पर नीलगाय, हिरन, टाइगर, एलिफेंट, मुझे लग रहा, मैंने सोचा बड़ा चमत्कार हो गया। तो अब एक तरह से जानवर भी अपने आप को बिल्कुल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। पक्षी, तरह तरह के पक्षी आप भी देख रहे होंगे, जो बहुत सारे पक्षी बहुत 20-25 साल पहले कभी हमने देखे होंगे, अब अचानक दिखाई देने लगे। तो इन्वायरमेंट में बहुत, देखिए, हर बुराई का अच्छाई होती है। इससे नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था टूटी है, इंसानों को हमने खोया है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण और इस सब के कारण भाई जो हजारों लाखों गाड़ियां चलती थी, करोड़ों गाड़ियां चलती थी, उसका जो धुआं था, ध्वनि प्रदूषण था, धुएं के कारण वायु प्रदूषण था, फिर जल प्रदूषण में भी तब्दील हो जाता था, वो सब कुछ इस समय शांत है। और लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि पंजाब से, जालंधर से हिमालय दिख रहा है। अब श्रीनगर से भी, मैं श्रीनगर से हमने कभी हिमालय नहीं देखा, अब श्रीनगर के जैंट मैदान में खड़े हो जाओ तो हिमालय दिखाई देने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ इंडिया से बात करने के धन्यवाद। तो ये थे वन मंत्री हरक सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां कोरोना ने दुनिया को आतंकित किया है तो वहीं उसके सकारात्मक पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे प्रकृति प्रेमियों ने भी सराहा है और ये कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए आशीष बरडोला, देहरादून। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसे में सैलानियों का जमावड़ा हर साल उत्तराखंड में लगा रहता है, लेकिन इस बार कोरोना का असर पर्यटन क्षेत्र में भी साफ तौर पर देखा गया है और इसका खामियाजा होटल व्यवसाय को भी पूरी तरीके से उठाना पड़ा है। कौन से जिले में कितने प्रतिशत होटलों की बुकिंग कैंसिल हुई है, ये आपको बताएंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी। कोरोना वायरस को लेकर लगातार जिस तरह की हानि हो रही है वो सभी को विदित है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पर इसका आर्थिकी का बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा तो रोक है ही, इसके अलावा अगर होटल व्यवसाय की बात की जाए तो 60% से भी अधिक की जो बुकिंग है वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी हैं और अरबों का नुकसान, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, अरबों का नुकसान इस पूरे व्यवसाय को एक तरह से हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए नैनीताल की, तो नैनीताल में 80 करोड़ का नुकसान एक तरह से इस होटल व्यवसाय की जो बुकिंग है उसको रद्द होने से हुआ है और 30,000 के तकरीबन लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये आंकड़ों में एक सर्वे के बाद सामने आई है बात। और इसके अलावा 10,000 मजदूर
वो भी बेरोजगार नैनीताल में हुए। ये केवल नैनीताल का आंकड़ा है। इसके अलावा अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो 3 अरब के आसपास के नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि 40 दिनों का जो यात्रा सीजन होता है उसमें 3 अरब का कारोबार का जो आंकलन है वो किया गया है, ये होता है। और इसके अलावा हेली सर्विस है, GNVN के अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं। और अगर पूरे जिले की बात करें तो यहाँ केवल रुद्रप्रयाग में 800 के करीब जो होटल्स और रेस्टोरेंट लॉज हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा घोड़ा खच्चर वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी इस पूरे लॉकडाउन से हुए हैं। इसके अलावा चमोली में 30% जो बुकिंग थी वो रद्द हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पहाड़ों की रानी मसूरी की, तो मसूरी में 50% से भी अधिक जो बुकिंग है वो कैंसिल हुई हैं। हरिद्वार, लैंसडौन की बात करें, लैंसडौन बहुत ही दर्शनीय क्षेत्र है और वहाँ पर 60 करोड़ के नुकसान की जो आंकलन है वो यहाँ लगाया जा रहा है। हरिद्वार में भी जो बहुत अधिक संख्या में जो बुकिंग है वो सारी कैंसिल हुई हैं। होटल्स की अगर यहाँ हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इसके अलावा उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी भी बहुत दर्शनीय स्थल है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री ये दोनों जो 4 धाम के 2 मुख्य मंदिर हैं, ये इसी जिले में आते हैं। और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो 80% की जो एडवांस बुकिंग थी, क्योंकि 4 धाम की अब यात्रा शुरू होने वाली थी 29 अप्रैल से, उसके बाद लेकिन जिस तरह से ये लॉकडाउन है और कोरोना वायरस है उसके चलते ये बुकिंग वहाँ केवल उत्तरकाशी जिले की 80% बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें बागेश्वर की, तो वहाँ भी 90% के आसपास जो है वो बुकिंग कैंसिल हो गई हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश में पूरे आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से कहीं ना कहीं प्रदेश की स्थिति फिलहाल आर्थिकी के तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान वाली दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस लॉकडाउन ने जहां प्रदेश की गतिविधियों को, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की गतिविधियों पर रोक लगा दी है, तो उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है वो भी पूरी तरह से ठप है और उस पर भी अभी फिलहाल रोक रहेगी। हालांकि जो मंदिर के कपाट हैं उनको खोलने को लेकर यहाँ संशय जरूर बना हुआ है। हालांकि जो रावल हैं वो केरल से जो वहाँ गाड़ी से चल दिए हैं, लेकिन क्या इसकी व्यवस्था आगे होगी और किस तरह से व्यवस्था होगी वो सरकार को देखना है। फिलहाल अगर आर्थिकी बात की जाए तो आर्थिकी के तौर पर अरबों रुपए का नुकसान केवल उत्तराखंड को इस होटल व्यवसाय और उससे जुड़े हुए व्यवसायों से हो रहा है। कैमरामैन विनय कैंथोलो के साथ महावीर नेगी, न्यूज इंडिया, देहरादून। अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।